सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला में हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि और आचार्य केशव की संवाद योजना पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। केशव की संवाद योजना। केशवदास को रामचंद्रिका में सर्वाधिक सफलता संवादों में प्राप्त हुई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव की संवाद योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है तथा वाक्पटुता और राजनीति के दांवपेच का भी प्रभावपूर्ण वर्णन है। संवाद योजना मूलतः नाटक का तत्व है, परंतु काव्य में भी नाटकीयता का संचार करते हुए कविगण संवाद योजना का विधान करते रहे हैं। केशव ने रामचंद्रिका में जो संवाद रखे हैं वे कथा वस्तु को आगे बढ़ाने, चरित्र चित्रण में सहायता पहुंचाने एवं कथा में रोचकता का समावेश करने में सहायक हुए हैं। रामचंद्रिका में अनेक संवाद योजनाएं की गई हैं, जिनमें प्रमुख है रावण बाणासुर संवाद, राम परशुराम संवाद तथा राम रावण अंगद संवाद। इनके अतिरिक्त सीता रावण संवाद, सीता हनुमान संवाद भी अत्यंत रोचक एवं प्रभावपूर्ण बन पड़े हैं। संक्षेप में केशव के संवाद सौष्ठव की विशेषताओं को निम्न शीर्षकों में उद्घाटित किया जा सकता है। सबसे पहले है पात्रानुकूलता। केशव के संवादों में पात्रानुकूलता का गुण विद्यमान है। रावण बाणासुर संवाद में दोनों योद्धाओं के कथनों के दर्प, गर्व, ऐश्वर्य, पराक्रम का बोध कराने की शक्ति विद्यमान है। धनुष तोड़ने के लिए रंगशाला में प्रवेश करता हुआ रावण कहता है, शंभु कोदंड दे राजपुत्री किते, टूक दिवे तीनी के जाहू लंका ही ले। रावण का उक्त कथन उसके अनुकूल है, क्योंकि इससे उसकी अहंकारपूर्ण दर्पोक्ति का आभास मिल जाता है। बाणासुर व्यंग्यपूर्ण स्वर में रावण को उत्तर देता है, जूपे जिए जोर तजो सब सोर, सरासन तोरी लहो सुख कोरी। अर्थात ज़्यादा बकबक मत कर, यदि तेरे भुजदंड में शक्ति है तो शिव धनुष तोड़कर राजपुत्री सीता का वर्ण कर। दूसरी विशेषता है व्यंजना सौंदर्य। केशव के संवादों में व्यंजना सौंदर्य विद्यमान है। हनुमान रावण संवाद के अंतर्गत जब हनुमान पास में बांध लिए गए तब रावण उनका उपहास करता हुआ कहता है, कैसे बंधायो, अर्थात यदि तू इतना वीर है तो बंधन में कैसे पड़ा। तब हनुमान उसे उत्तर देते हुए कहते हैं, जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेख्यो। अर्थात मैं इस कारण से बंध गया कि मुझसे अनजाने में एक पाप हो गया। मैंने गलती से तेरी सोती हुई पत्नी को देख लिया। पराई नारी को भूल से सोता हुआ देख लेने के पाप से मेरी यह दशा हुई। किंतु रावण, तू अपने बारे में सोच, तेरी क्या दशा होगी। पाप का कितना भयंकर परिणाम तुझे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तू तो पराई स्त्री का हरण करके लाया है। यह सारा अर्थ व्यंजना से ध्वनित हो रहा है। तीसरी विशेषता है संक्षिप्तता। केशव के संवाद में संक्षिप्तता एवं वाक्पटुता का गुण भी विद्यमान है। उनके संवाद छोटे छोटे होने के साथ साथ पात्रों की वाक्पटुता का भी परिचय देते हैं। जैसे कौन के सूत बाली के, वह कौन बाली न जानिए, कांख चापी तुम्हें जो सागर साथ नहात बखानिए। रावण अंगद से पूछता है कि तू किसका पुत्र है। अंगद उत्तर देता है,
बाली का पुत्र हूँ। रावण फिर पूछता है कि यह कौन बाली था, विस्तृत परिचय दो। तब अंगद कहता है, यह वही बाली था जिसने तुम्हें अपनी कांख में दबाकर 7 समुद्रों का स्नान किया था। अंगद ने अपनी वाक्पटुता से रावण की तुच्छता एवं बाली की वीरता को यहाँ व्यक्त किया है। अगली विशेषता है राजनीतिक दांवपेच। केशव के संवादों में कूटनीति एवं राजनीतिक दांवपेच का भी उल्लेख पड़ता है। दरबारी कवि होने के कारण केशव इस कला में प्रवीण थे। उनका अंगद रावण संवाद तो राजनीतिक दांवपेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। रावण अंगद को अपने स्वामी राम के प्रति भड़काते हुए उससे अपने पिता का प्रतिशोध लेने के लिए कहता है। तो से सपूत ही जाहि के बाली, अपुतन की पदवी पगु धारो। अंगद संग ले मेरो, सबे दल आजी ही, क्यों न हते बपू मारो। तेरे जैसे सुपुत्र को उत्पन्न करके भी बाली निपुता कहा जाएगा, क्यों नहीं तो अपना प्रतिशोध लेकर पितृघाती राम को मार डाल। यदि आवश्यकता हो तो मेरी सेना ले जा। किंतु जब अंगद उसकी बातों पर खरा जवाब देता है, तब रावण कहता है कि मैं राम से एक ही शर्त पर संधि कर सकता हूँ, और वह शर्त यह है, देई अंगद राज तो को मारी वानराज को। अर्थात यदि राम वानरराज सुग्रीव को मारकर तुझे वानरों का राज्य प्रदान करे तो मैं उनसे संधि कर सकता हूँ। स्पष्ट ही रावण या अंगद का सबसे बड़ा हितैषी होने का दावा कर रहा है। अगली विशेषता है पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना। अंगद जब दूत बनकर रावण की सभा में पहुंचा तो उसने देखा कि रावण का द्वारपाल देवताओं को धमका रहा है। बड़े बड़े देवताओं को इस प्रकार एक द्वारपाल के द्वारा तिरस्कृत होते देखकर अंगद को बड़ा अजीब लगा। यह सारा दृश्य रावण के भय, आतंक एवं पराक्रम की व्यंजना करता है तथा पात्रानुकूल मनोभावों की व्यंजना इससे हो जाती है। यथा पढ़ो विरंची मौन वेद, जीव सोर छंडीरे, कुबेर बेर के कही न जच भीर मंडी रे। दिनेश जाय दूरी बैठे, नारदादि संग ही, न बोलू चंद मंदबुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। निसंदेह यह राजाधिराज रावण की सभा है। टट्टू पूंजिए इंद्र की सभा नहीं, जहाँ चंद्रमा आदि को बोलने की इजाज़त है। यहाँ तेरे जैसे मूर्ख चुप ही रहें तो अच्छा है। सरल भाषा का प्रयोग अगली संवाद योजना की विशेषता है। केशव के संवादों में सर्वत्र सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, जिससे उनमें सरलता, स्वाभाविकता एवं मार्मिकता आ गई है। अंगद की सरल उक्तियों में कितनी मार्मिकता एवं अर्थ गांभीर्य है, यह यहाँ देखा जा सकता है। हाथी न साथी, न घोरे न चेरे, न गाँव न ठाऊँ कुठाऊँ बिलेह, तात न मात न पुत्र न मित्र न वीत, न त्यों कहूँ संग जेहे। केशव काम को राम विसारत, और निकाम ते काम न अहों, चेती रे चेती अजों, चित अंतर अंतक लोक अकेले ही जय हूँ। सातवीं विशेषता नाटकीयता। केशव के संवादों में नाटकीयता का गुण भी विद्यमान है। ये संवाद कथा प्रवाह के साथ साथ छोटे छंदों में प्रश्नोत्तर शैली में भी लिखे गए हैं। वार्तालाप की सजीवता और सरलता इन संवादों के प्रमुख गुण हैं। यथा यह कौन को दल देखिए, ये रामू को प्रभु पेखिए, यह कौन राम न जानी है, यह ताड़का जिन मारी है। काव्य में प्रस्तुत इन संवादों में पात्र उत्तर प्रत्युत्तर देते चले जाते हैं तथा पाठकों के सम्मुख नाटक जैसा दृश्य उपस्थित हो जाता है। अलंकार की दृष्टि से ऐसे स्थलों पर
गुढ़ोत्तर अलंकार है, तथापि नाटकीयता के कारण ऐसे स्थल अत्यंत भावाकर्षक एवं मनोहर बन गए हैं। अगली विशेषता है स्वाभाविकता। केशव की संवाद योजना में स्वाभाविकता का गुण भी विद्यमान है। शैली पात्र एवं भाव के अनुकूल रखी गई है। विश्वामित्र राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण की याचना करने आए हैं, अतः उनकी वाणी में स्वाभाविक रूप से याचक जैसे प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यथा, राजन मैं तुम राज बड़े, अति में मुख मांगो सुदेहु महाव्रत। किंतु राजा दशरथ अपनी विवशता व्यक्त करते हुए दीन स्वर में उत्तर देते हैं, प्राण दिए धन जाहि, दिए सब केशव, राम न जाहि दिए अब। अर्थात कि आपको प्राण दिए जा सकते हैं, सारा धन दिया जा सकता है, लेकिन इस मन की व्यवस्था है कि राम आपके साथ नहीं भेजे जा सकते। इस प्रकार उक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि केशव के संवाद संक्षिप्त, नाटकीय, पात्रानुकूल एवं स्वाभाविक हैं। वे सरल एवं व्यंजनापूर्ण भी हैं। संवाद योजना के क्षेत्र में वे तुलसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। अतः यह कहना उचित है कि केशव जैसे संवाद हिंदी में कोई दूसरा कवि नहीं लिख सका। केशव के संवाद यद्यपि कथा प्रवाह में बाधक ही हैं, तथापि इन संवादों का अपना महत्व है। इनमें ओज, उत्साह, क्रोध आदि मनोभावों की सुंदर व्यंजना हुई है। ये शिष्टाचार, वाक्पटुता एवं राजनीतिक दांवपेच से भी युक्त हैं। निसंदेह केशव के संवाद हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कही जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद विद्यार्थियों। वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और जिन विद्यार्थियों ने अब तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे हिंदी साहित्य से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आप बच्चों को प्राप्त हो सके और आपकी परीक्षाओं से संबंधित साहित्यिक ज्ञान से संबंधित हर प्रकार की जिज्ञासाओं की पूर्ति की जा सके। धन्यवाद। शीघ्र ही हम अगला वीडियो लेकर के आप विद्यार्थियों के सामने, साहित्य प्रेमियों के सामने उपस्थित होंगे।